नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के कारण देश में हुई बर्बादी को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आंसू बहाने से लोग नहीं बचेंगे। राहुल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरे लोगों में से 90% लोगों को बचाया जा सकता था। राहुल ने कहा कि उनकी मौत के लिए सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी रही। राहुल बोले कि पीएम मोदी के आंसू पीड़ित परिवारों के आंसू नहीं पहुंच सकते, पीएम के आंसू लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन ऑक्सीजन बचा सकती थी। लेकिन पीएम ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और उनका सारा ध्यान बंगाल चुनाव पर लगा रहा। राहुल ने कहा कि सरकार द्वारा बताए जा रहे आंकड़ों से 5 से 6 गुना अधिक लोगों की कोरोना से जान गई है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले लगातार मोदी सरकार को चिता रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से लागू रखा जाना चाहिए। राहुल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब वर्चुअली मोड में देते हुए कहा कि जो काम और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरी लहर में नहीं की गई, वे सभी काम तीसरी लहर में किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को हॉस्पिटल बेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की आवश्यकता पर काम करना चाहिए। एलजेपी में टूट हो जाने के बाद अब चिराग पासवान ने बीजेपी को लेकर दुख जताया है। द हिंदू से एक साक्षात्कार के दौरान चिराग से जब सवाल पूछा गया कि चुनाव के दौरान आपके अभियान ने एनडीए को प्रभावित किया जिससे आरजेडी को फायदा हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने आपको सिर्फ इसी वजह से छोड़ा है? इसके जवाब में चिराग ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। बीजेपी की ओर से किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया है। ये दुख की बात है क्योंकि मैंने और मेरे पिता रामविलास पासवान ने पूरे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन किया था। चिराग ने कहा कि कोई भी मोदी जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। मेरे पिता ने सबसे पहले मोदी का हाथ पकड़ा। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी को नीतीश कुमार ने छोड़ा था, लेकिन हम उनके साथ खड़े थे, चाहे वह राम मंदिर हो, अनुच्छेद 370 हो, सीएए हो या 3 तलाक हो। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि अब जब मुझे उनकी यानी पीएम मोदी की जरूरत थी तो मुझे उम्मीद थी कि वो कम से कम मुझसे संपर्क करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। 24 जून को पीएम मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। गुपकार गठबंधन के इसमें शामिल होने को लेकर अभी तक आशंकाएं थीं, लेकिन आज श्रीनगर में हुई गुपकार गठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि गुपकार गठबंधन के दल इस बैठक में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महबूबा जी, मोहम्मद तारिगामी और मैं पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो इस दौरान अपना एजेंडा पीएम और गृह मंत्री के सामने रखेंगे। 7 दलों के इस गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं इस बैठक में कांग्रेस की ओर से बुलाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य की बहाली की मांग करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आजाद ने कहा कि इस बैठक में पूर्ण राज्य की बहाली अहम मुद्दा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई तीसरा या चौथा फ्रंट वर्तमान सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि विपक्षी दलों के बनने वाले संभावित तीसरे या चौथे मोर्चे से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से कहा कि तीसरा या चौथा फार्मूले को पहले भी आजमाया जा चुका है, ये पुराना पड़ चुका है और चालू दौर की राजनीति के लिए फिट नहीं होता है। बता दें, शरद पवार की बीते एक पखवाड़े में 2 बार प्रशांत किशोर से मुलाकात हो चुकी है और इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट या तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में हैं। शरद पवार के घर पर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर शरद पवार ने साफ किया है कि ये बैठक तीसरे मोर्चे को कायम करने के लिए नहीं आयोजित की जा रही है और इसमें ताज़ा मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें, इस बैठक में आरजेडी के सांसद मनोज झा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस नेता विवेक तन्खा समेत कई लोगों को बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर कांग्रेस नेता और हरीश रावत सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके नव प्रभात ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने इस साल मार्च में शपथ ली थी, उनको 10 सितंबर तक विधानसभा की किसी एक सीट पर जीतने की जरूरत है। लेकिन कानून के अनुसार अब उपचुनाव नहीं कराए जा सकते, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में मात्र 1 साल से भी कम समय बचा है।
टीओआई से बात करते हुए नवप्रभात ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के प्रावधान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है जहां राज्य चुनाव के लिए केवल 1 साल बचा हो। प्रभात ने कहा कि अब बीजेपी के पास एक और मुख्यमंत्री बदलने के अलावा एक दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक की सर्वाधिक 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 95 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई है। उन्होंने कहा एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व से बहुत पहले से उनके देश में योग का अभ्यास किया जाता था। ओली ने कहा जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन नहीं हुआ था, तब भारत जैसा कोई देश नहीं था, केवल कई राज्य थे। इसलिए योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड के आसपास हुई। योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। बता दें इससे पहले केपी शर्मा ओली ये भी कह चुके हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। भारत में एक दिन में 42,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 91 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 1,167 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 3,89,000 से अधिक हो चुका है और सक्रिय मामले 6,62,000 से अधिक हैं। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने सोमवार को कहा कि वे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ नहीं मिलने वाले हैं और न ही तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत करेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को लेकर राइसी ने कहा कि हम बातचीत के लिए कोई बातचीत नहीं करेंगे। राइसी ने कहा कि वे हर उस बातचीत का समर्थन करेंगे जिसमें ईरान का हित हो। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताया। बता दें इब्राहिम राइसी पर मानवाधिकारों का उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 1988 में जब करीब 5,000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी की सजा दी गई थी, तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे। इसके कारण अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए थे। इजरायल में नई सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया, जिसके बाद अब इजरायल के विदेश मंत्री याइर लैपिड अगले हफ्ते विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं और उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को चुना है। याइर लैपिड 29 और 30 जून को इस दौरे पर होंगे और इस दौरान वो अबू धाबी में इजरायली दूतावास और दुबई में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। बता दें याइर लैपिड इस गठबंधन की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी हैं और 2 साल बाद वो समझौते के मुताबिक बेनेट नेफ्टाली के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।